कन्याकुमारी हमारे देश भारत का अंतिम छोर, जहाँ पर घूमने का मन हर किसी का करता है। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कन्याकुमारी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कन्याकुमारी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कन्याकुमारी घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको कन्याकुमारी के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल कन्याकुमारी घूमने के लिए हमने कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कन्याकुमारी। हमारी कन्याकुमारी यात्रा की शुरुआत होती है थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से, क्योंकि कन्याकुमारी का नियरेस्ट एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम में ही है। थिरुवनंतपुरम तक पहुंचने के लिए हमने फ़्लाइट ली थी न्यू दिल्ली से, जिसका ड्यूरेशन था लगभग 3.5 घंटे का, क्योंकि ये एक नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। अब त्रिवेंद्रम से हम जा रहे हैं कन्याकुमारी के लिए अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी का डिस्टेंस है लगभग 90 किलोमीटर्स का, जिसे पार करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अब हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी तक पहुंचने के लिए हम त्रिवेंद्रम तक तो बाय फ्लाइट आए थे और फिर त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी हम अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू आए थे। लेकिन अगर आप कन्याकुमारी बाय फ्लाइट नहीं पहुंचना चाहते हैं, बाय रेलवे आना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे पीछे देख पाएंगे ये है कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन, जो कि देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप बाय ट्रेन कन्याकुमारी पहुंचना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा रहेगी। और अगर आप कन्याकुमारी बाय बस आना चाहते हैं तो ये है कन्याकुमारी का बस स्टैंड, जो कि काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। तो अगर आप चाहें तो आप बाय बस भी कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। अब बात करें कि कन्याकुमारी में आप कहां पर स्टे कर सकते हैं, तो यहां पर कन्याकुमारी के प्रमुख मंदिर के पास में कई सारे होटल्स हैं, कुछ लॉज हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के साथ अवेलेबल होते हैं। यानी कि यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। कन्याकुमारी में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये होटल काफ़ी डिसेंट है और नीट एंड क्लीन है। हमारे इस होटल रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, इसमें भी साफ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम थोड़ा जल्दी उठे हैं। अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और सबसे पहले हम चल रहे हैं कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि कन्याकुमारी का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर है। कन्याकुमारी माता पार्वती का ही स्वरूप है, जिसे यहाँ पर कन्या रूप में पूजा जाता है। कन्याकुमारी के नाम पर ही इस स्थान का नाम पड़ा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मंदिर में दर्शन करने के टाइमिंग्स को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये मंदिर सुबह 4:30 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर में 12:30 बजे तक ओपन रहता है। शाम के समय के बारे में बात करें तो शाम को मंदिर 4 बजे ओपन होता है और 8:15 तक ओपन रहता है। तो आप इसमें से किसी भी समय मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं। अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करने चल रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन लगती है फ्री दर्शन की और एक लाइन लगती है वीआईपी या शीघ्र दर्शन की, जिसका चार्ज लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का।
तो आप दोनों में से किसी भी लाइन को प्रेफर करके दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर में दर्शन हेतु पुरुषों के लिए एक विशेष नियम है कि पुरुषों को शर्ट और बनियान उतार कर ही मंदिर में प्रवेश करना होता है। मंदिर की एक पौराणिक कथा है जो कि मंदिर के अंदर चलते चलते मैं आपको सुनाना चाहूँगा। किंवदंतियों के अनुसार राक्षस बाणासुर ने सभी देवताओं को पकड़कर कैद कर रखा था। वरदान के अनुसार उसे केवल कुंवारी लड़की यानी कि कुंवारी कन्या ही मार सकती थी। इसलिए देवताओं की प्रार्थना और विनती पर देवी पराशक्ति ने कुंवारी लड़की का रूप धारण किया। कन्याकुमारी का शिव से विवाह तय हुआ। नारद जी को यह मालूम था कि राक्षस बाणासुर को तभी मारा जा सकता है जब देवी अविवाहित रहे। उन्होंने कई तरीकों से विवाह रद्द करने की कोशिश की। जब वे सफल नहीं हो सके और विवाह आधी रात को तय हुआ तो उन्होंने एक योजना तैयार की। जिस दिन भगवान शिव आधी रात को होने वाले विवाह के लिए आ रहे थे तो ऋषि नारद ने एक मुर्गे का रूप धारण किया और भ्रम पैदा करने के लिए बांग लगा दी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि सुबह हो गई है, विवाह का मुहूर्त निकल चुका है और भगवान शिव वापस लौट गए। देवी प्रतीक्षा करती रह गई। बाद में देवी ने अविवाहित रहने का फैसला लिया। आज भी कुंवारी के रूप में पूजी जाती हैं। बाणासुर ने देवी से जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने चक्र और गदा से उसका नाश कर दिया। नारद जी और भगवान परशुराम जी ने देवी से कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का अनुरोध किया, जिसे देवी ने स्वीकार किया। फिर परशुराम जी ने समुद्र किनारे देवी कन्याकुमारी का मंदिर बनाया, जहां पर आज हम दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर माता के 108 शक्तिपीठों में से एक है। कन्याकुमारी का ये मंदिर समुद्र किनारे पर बना हुआ है और चारों ओर से 4 दीवारी से घिरा हुआ है। कन्याकुमारी में अभी सुबह सुबह हम आए हैं सनराइज व्यू पॉइंट पर, जो कि समुद्र के किनारे बना हुआ है। अभी जिस महीने में हम कन्याकुमारी आए हैं ये महीना है मार्च 2025 का, जब यहाँ पर अभी सनराइज़ का टाइम अगर बात करूँ तो सुबह 6:23 का है। लेकिन कन्याकुमारी में आप जब भी आते हैं तो आप गूगल पर चेक कर सकते हैं कि सनराइज़ कब होने वाला है और उससे कुछ देर पहले आप सनराइज़ पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। अभी सनराइज़ देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक आए हैं। जैसे कि मैं आपको इस एरिया का एक थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पीछे की ओर देखेंगे आप तो रॉक के स्ट्रक्चर के ऊपर कई सारे लोग आपको नज़र आएंगे। साथ ही अभी जिस स्थान पर हम खड़े हैं इससे पीछे भी आप देखेंगे तो कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर जमा हो चुके हैं, क्योंकि कन्याकुमारी का जो सनराइज़ है वाकई में बहुत ख़ास होता है, क्योंकि भारत का आखिरी छोर है, इसके बाद समुद्र है, तो यहाँ सनसेट देखना और सनराइज़ देखने का एक अलग ही महत्व है। अब कन्याकुमारी में सनराइज़ हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है और वाकई में इसका नज़ारा देखने लायक है। अभी आप देखेंगे तो सन की जो रेज़ हैं वो समुद्र से होते हुए यहाँ बीच तक आ रही है। इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। हालांकि कभी कभार यहाँ पर वेदर थोड़ा ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन फ़िलहाल अभी बारिश थी कुछ देर पहले, लग रहा था कि सनराइज़ नहीं देख पाएंगे, लेकिन अभी बादल छट चुके हैं और सनराइज़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है।
अभी सनराइज़ पॉइंट पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिल रही है कि एक तरह का हार्बर टाइप का है, एक बोट स्टैंड है जहाँ पर कई सारे मछुआरों की बोट्स आती हैं। जो मछुआरे समुद्र में फ़िशिंग के लिए जाते हैं वो यहाँ पर आकर अपनी बोट्स लगाते हैं। जैसे कि अभी देखेंगे आप, तो ये सनराइज़ पॉइंट पर इनकी बोट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर लगा रहे हैं और कई लोग जो मछलियाँ पकड़ पकड़ के लेके आए हैं वो मतलब अपनी दुकानों पर सेल करने के लिए उन्हें लेकर जा रहे हैं। सनराइज़ पॉइंट के पास में एक लोकल फ़िश मार्केट भी है जहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आता है, क्योंकि सुबह सुबह लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं। कन्याकुमारी में अब हम चल रहे हैं स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के लिए, जहां तक पहुंचने के लिए हमें बोट यानी कि फेरी की सहायता लेनी होती है। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल तक जाने के लिए यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगती है और ये जो लाइन लगती है ये बोटिंग की लाइन है, यानी कि बोट से ले जाया जाता है मेमोरियल तक। और यहाँ पर 2 तरह के टिकट लिए जाते हैं जिससे कि आप जा सकते हैं मेमोरियल तक। एक टिकट है 75 रुपीज़ का, जो कि एक जनरल टिकट है। अगर आप एक स्पेशल टिकट लेना चाहते हैं तो उसका मूल्य होता है 300 रुपीज़ का। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी जो हमारे पीछे लाइन लग रही है ये है 300 रुपीज़ वाली लाइन, यानी कि जिन लोगों ने 300 रुपये का टिकट लिया है उनकी ये लाइन है। ये लाइन थोड़ी शॉर्ट है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है, लेकिन जो 75 रुपीज़ वाली लाइन है वो काफ़ी लंबी लाइन है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप 300 रुपये वाला टिकट लो या 75 रुपीज़ वाला टिकट लो, दोनों को बोट समान ही मिलती है, एक ही बोट से जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा 300 रुपये वाले में टाइम कम लगता है और 75 रुपीज़ वाले में टाइम ज़्यादा लगता है। अब मेमोरियल तक जाने के लिए हम लाइन में लग चुके हैं। मेमोरियल के टिकट टाइमिंग के बारे में बात करूं तो सुबह 7:45 बजे से शाम को 4 बजे तक यहाँ टिकट मिलते हैं, लेकिन टिकट लेने के लिए आपको बहुत बड़ी लाइन का सामना करना होता है। इस लाइन में लगे हुए हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय हो चुका है। एक पर्सनल सलाह देना चाहूँगा कि मेमोरियल तक जाने के लिए आप वीकेंड्स यानी कि सैटरडे संडे या फिर पब्लिक हॉलिडे को चूज़ ना करें, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। लेकिन अगर आप आते भी हैं तो दोपहर के समय लाइन में लगे हैं, भले ही आपको थोड़ी धूप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको कंपैरेटिवली थोड़ी लाइन छोटी मिलेगी और कम रश मिलेगा। अब हम जेट्टी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर फेरी लगती है और फेरी में बैठकर हम जाते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए। अब हम फेरी के अंदर आ चुके हैं। फेरी के अंदर काफ़ी सारे लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। अब बोट की सहायता से हम दूसरे साइड पर पहुंच चुके हैं जहां पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अभी जिस फेरी से हम आए हैं उसका एक जनरल टिकट था 75 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन यहाँ रॉक मेमोरियल पर पहुँचने के बाद एक और टिकट लगता है मेमोरियल को देखने का, जिसका शुल्क है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक बहुत बड़ी चट्टान पर बना हुआ है और ये वही स्थान है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन और 3 रातों तक ध्यान लगाया था, यानी कि मेडिटेशन किया था, और उसी के बाद उन्हें यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब मेमोरियल के पास में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है।
स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जिस चट्टान पर बना हुआ है, इसके बारे में एक और विशेषता है कि इसी चट्टान पर बैठकर देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव की आराधना की है। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल 2 पार्ट्स में बना हुआ है। एक तो श्री विवेकानंद मंडपम है और एक है श्री पाद मंडपम। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर एक मेडिटेशन हॉल भी है, जहां पर अगर आप चाहें तो ध्यान लगा सकते हैं। मेमोरियल के ठीक सामने एक मंडपम बना हुआ है, जहां पर माता कन्याकुमारी के पद चिन्ह अंकित हैं, जिनके भी हम यहां दर्शन कर सकते हैं। ये स्थान भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जिसे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इस स्मारक का उद्घाटन 2 सितंबर 1970 में भारत के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास में जो अभी आप ये बड़ी प्रतिमा देख रहे होंगे, ये है श्री तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा, जो कि एक प्रसिद्ध तमिल कवि थे। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुवर जी के स्टैचू तक के लिए अब एक ग्लास ब्रिज का निर्माण कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा ब्रिज है और इसे समुद्र के बीच में बनाया गया है, जिससे कि कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो गई है। ग्लास ब्रिज पर चलने का अनुभव वाकई में बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप ग्लास ब्रिज से नीचे की ओर देखेंगे तो पूरा समुद्र नज़र आता है, और जब आप इस पर चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि समुद्र के ऊपर एक कांच की परत है, उसके ऊपर आप चल रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अनुभव होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अब थिरुवल्लुवर जी के स्टैचू के बेस एरिया तक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से समुद्र का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। क्योंकि एक्चुअल में देखें तो कन्याकुमारी वैसे तो मेन लैंड तक एंड हो जाता है, लेकिन ये स्टैचू जहाँ पर बना हुआ है, इसके बाद जो प्रॉपर समुद्र का नज़ारा है वो देखा जा सकता है। क्योंकि आगे छोटे मोटे रॉक्स हैं, उसके बाद पूरा का पूरा समुद्री है, और वो भी ब्लू सी, जिसका नज़ारा वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है। अब थिरुवल्लुवर जी के स्टैचू के मैं काफ़ी करीब आ चुका हूँ, और स्टैचू का जो पैर का पंजा है उसके साइज़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टैचू काफ़ी बड़ा है। इस प्रतिमा की हाइट के बारे में बात करें तो इसकी हाइट है 133 फीट्स की, यानी कि 133 फीट्स की, जिसे अगर हम मीटर्स में बोलें तो ये होगा 41 मीटर्स। इस प्रतिमा का उद्घाटन 1 जनवरी 2000 में किया गया था। रॉक मेमोरियल तक पहुंचने के लिए चाहे आप किसी भी टिकट से आए हों, चाहे 75 रुपीज़ वाला या 300 रुपीज़ वाला स्पेशल टिकट, लेकिन जब वापस यहां से लौटना होता है तो एक जनरल लाइन लगाई जाती है, कॉमन लाइन होती है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। यहां पर स्पेशल टिकट का कोई वैल्यू नहीं रहता। कन्याकुमारी में अब हम चल रहे हैं त्रिवेणी संगम के लिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको कन्याकुमारी अम्मन मंदिर का दृश्य दिखाना चाहूँगा दिन के समय का, क्योंकि जब हम दर्शन के लिए गए थे उस समय अंधेरा था, तो मंदिर का जो बाहरी स्वरूप है वो हम नहीं देख पाए थे। लेकिन अब उजाले में देखें तो मंदिर कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब कन्याकुमारी मंदिर के हम बिल्कुल पिछले वाले भाग में आ चुके हैं, जहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम कोई नदियों का संगम नहीं है, यहाँ पर 3 सागर आकर मिलते हैं। थोड़ा सा हम सी शोर के पास में चलेंगे और वहाँ से जो संगम पॉइंट है मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
अब संगम व्यू पॉइंट के मेन स्थान पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से 3 समुद्रों का संगम देखा जा सकता है। अभी जो आप हमारे पीछे ये समुद्र देख पा रहे होंगे, ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। और यहाँ हमारे पीछे आप देखेंगे तो ये नज़र आएगा इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। और इस साइड में आप देखेंगे तो ये है अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। और ये तीनों ओशंस इस पॉइंट पर आकर मिलते हैं और बनाते हैं त्रिवेणी संगम। इस तरह का ये खूबसूरत नज़ारा कहीं और देखने को नहीं मिल पाता। ये नज़ारा बहुत ख़ास और यूनिक है। अब हम आ चुके हैं कन्याकुमारी बीच पर, जिसे कोमोरियन बीच के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादा बड़ा बीच एरिया तो नहीं है, आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा एरिया है और टुकड़े टुकड़े में बना हुआ है। मतलब ये जो सैंड वाला एरिया है काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ की जो रेत है उसमें सी शेल्स के पार्टिकल काफ़ी सारे नज़र आते हैं। इस वजह से जब सनलाइट बीच पर पड़ती है, बीच की रेत पर पड़ती है, तो ये काफ़ी चमकता हुआ नज़र आता है। कन्याकुमारी एक धार्मिक स्थान के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है, क्योंकि अभी आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये है कन्याकुमारी का प्रमुख मंदिर, जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे तो नीचे आपको नज़र आएगा बीच साइड एरिया, जहाँ पर कई सारे पर्यटक समुद्र किनारे, बीच के किनारे एंजॉय करते हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनमें से अधिकतर मंदिर के आसपास में बने हुए हैं। जो कन्याकुमारी का प्रमुख मंदिर है उसी के आसपास में सभी स्थान हैं जिन्हें बाय वॉक, यानी कि पैदल ही आराम से देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्याकुमारी के सभी स्थान आसपास में ही हैं, तो अभी हम आ चुके हैं सुनामी मेमोरियल पार्क में, जहां पर एक मेमोरियल बना हुआ है जो कि 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जो लोग प्रभावित हो गए थे उनकी स्मारक के रूप में यहाँ पर ये एक मेमोरियल बनाया हुआ है। पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उन लोगों की याद में इसे बनाया गया है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। कन्याकुमारी में अब हम आ चुके हैं गांधी स्मारक मंडपम के पास में, जो कि महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। इस स्थान का इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी का अस्थि कलश रखा गया था और उसके बाद में त्रिवेणी संगम में प्रवाहित किया गया था। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है जहाँ पर बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले चक्री लगे हुए हैं, तो अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। अब कन्याकुमारी के मेन सर्कल एरिया पर हम पहुँच चुके हैं, जिसे भारत भूमि का अंतिम पॉइंट कहा जाता है। और इस सर्कल से कई सारे रास्ते जाते हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप ये सामने वाला रास्ता देख रहे होंगे जहाँ पर ये वैक्स म्यूज़ियम का बोर्ड लगा हुआ है। इसी डायरेक्शन में अगर आप नीचे की ओर जाते हैं तो आता है कन्याकुमारी मंदिर, और साथ में ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए भी इसी रास्ते से जाया जाता है। अगर आप इस रास्ते से थोड़ा नीचे की ओर जाते हैं इस साइड में तो आता है गांधी मेमोरियल पार्क, और इस साइड में आप जाते हैं तो ये है त्रिवेंद्रम वाला रास्ता, और इस साइड में अगर आप जाते हैं तो आता है कन्याकुमारी का बस स्टैंड। कन्याकुमारी में एक लाइट हाउस भी बना हुआ है जिसके ऊपर तक जाया जा सकता है। यहाँ पर एक लिफ्ट की फैसिलिटी भी है। और अभी हम आए हैं अपने होटल के टेरेस एरिया पर, यानी कि छत वाले एरिया पर, जहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से कन्याकुमारी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। और जैसा कि मैंने कहा कि कन्याकुमारी हमारे देश का आखिरी भूभाग है, तो यहाँ से आप एक्चुअल में देख भी पाएंगे कि जो लैंड वाला एरिया है उसके बाद टोटली समुद्र चालू हो जाता है, जो कि है अथाह समुद्र, यानी कि एंडलेस सी।
कन्याकुमारी में एक स्पेशल फल मिलता है जिसका नाम है आइस एप्पल, जो कि दिखने में कुछ कुछ नारियल जैसा ही नज़र आता है, लेकिन ये नारियल नहीं है। इस फल को खाने के लिए इसे नारियल की तरह छीला जाता है और जब इसे छीलते हैं तो 3 होल्स नज़र आते हैं। इन होल्स में से जेली जैसा फल निकलता है जिसे शुगर सिरप के साथ खाया जाता है। आइस एप्पल के अलावा यहाँ पर नारियल पानी बहुत कॉमनली मिलता है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर लाल रंग के केले भी मिलते हैं जिन्हें भी अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इनका एक यूनिक फ्लेवर होता है। कन्याकुमारी में अब हम आ चुके हैं वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए, जिसे मिनी तिरुपति टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 2019 में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए किया गया है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए नहीं जा पाते, तो वो यहाँ पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कन्याकुमारी में अब हम आ चुके हैं मायापुरी में, जो कि एक फन एंड एडवेंचर का प्लेस है। यहाँ पर है इंडिया का फर्स्ट वैक्स म्यूजियम, जहाँ पर हम नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटीज़ के हूबहू वैक्स के पुतले यानी कि मोम के पुतले देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक आर्ट गैलरी है, 9D VR सिनेमा है, और साथ ही कुछ एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं जिनका मज़ा हम यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वैक्स म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी को देखना चाहते हैं तो इसका चार्ज लगता है 120 रुपीज़ पर पर्सन का। कन्याकुमारी में अब हम आ चुके हैं आर लेडी ऑफ रैनसम चर्च के बाहर, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत चर्च है कन्याकुमारी का। अगर आप कन्याकुमारी आते हैं तो इस चर्च के यहाँ पर भी आ सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए जा सकते हैं। कन्याकुमारी से लगभग 13 किलोमीटर दूर अब हम आ चुके हैं सुचिंद्रम स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक टावर नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे गोपुरम कहा जाता है। अभी जो गोपुरम हम देख रहे हैं ये 11 मंजिला है, जिसकी हाइट है लगभग 144 फीट्स की। इस गोपुरम को अगर हम ठीक से देखें तो इसमें कई सारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, साथ ही कई सारी पौराणिक कथाओं का विवरण देखने मिलता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों के लिए एक नियम है कि पुरुषों को शर्ट और बनियान उतार कर ही मंदिर में प्रवेश करना होता है। मंदिर की वास्तुकला, मंदिर की कलाकृति वाकई में बहुत सुंदर है, और ये मंदिर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। मंदिर के अंदर भगवान हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा भी है, जिनके भी हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। कन्याकुमारी में अब हम पहुंच चुके हैं सनसेट पॉइंट पर, जो कि कन्याकुमारी का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है।
इस स्थान से सनसेट का नज़ारा इतना खूबसूरत नज़र आता है कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्यटकों की भारी मात्रा नज़र आती है। अगर ज्योग्राफिकली बात करें तो कन्याकुमारी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के पास में स्थित है। इस वजह से यहाँ से सनसेट और सनराइज़ का बेहतरीन नज़ारा देखा जा सकता है। क्योंकि कन्याकुमारी लैंड वाले एरिया का अंतिम भाग है, इसके बाद समुद्र ही समुद्र है और वो भी अथाह समुद्र जो कि एंडलेस है। तो यहाँ से जो सनसेट होता है वो वाकई में बहुत यूनिक होता है। अगर आप कन्याकुमारी आते हैं तो सनसेट पॉइंट को ज़रूर विज़िट करें। आपकी दिन भर की जितनी भी थकान है वो यहाँ पर आकर आप रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देखेंगे तो कई सारे लोग यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं और सूरज को ढलते हुए देख रहे हैं और अपने दिमाग को पीसफुल कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी के मार्केट एरिया में, जो कि यहाँ का लोकल मार्केट है और यहाँ पर हर तरह की चीज़ उपलब्ध होती है। अगर आप यहाँ पर क्लॉथिंग्स लेना चाहते हैं, कुछ कपड़े लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। सी शेल से बनी हुई चीज़ें लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध होती है। अगर आप खाना खाना चाहते हैं, कुछ फूड आइटम्स ट्राई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और कई सारी डेकोरेटिव पीसेस की भी दुकानें यहाँ पर हैं, तो अगर आप चाहें तो वो भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। कन्याकुमारी के मार्केट में आपको कई सारी क्लॉथिंग शॉप्स भी नज़र आएंगी, जहाँ पर वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख भी पाएंगे, सबके ऊपर प्राइस टैग्स भी लगाए हुए हैं। 100, 150, 200 रुपये में बहुत अच्छे कपड़े अगर आप चाहें तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इन क्लॉथिंग शॉप्स पर एक स्पेशलिटी है जो कि मुझे नज़र आई कि यहाँ पर जो साउथ इंडियन स्टाइल की साड़ियाँ हैं वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर आप कुछ इस तरह की साड़ियाँ लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का एक तरह का कई तो ये हैंडीक्राफ्ट वर्क है जो कि यहाँ स्पेशली यहीं पर मिलता है। तो अगर आप एक मेमोरी के तौर पर कुछ चीज़ ले जाना चाहते हैं तो ये भी चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं। कन्याकुमारी मार्केट में आपको कई सारी ऐसी शॉप्स नज़र आएंगी जहाँ पर शी शेल्स, शंख और शी शेल से बने कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं। इनमें से एक शॉप में मैं अभी आया हूँ जो कि काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर जो वैरायटी है चीज़ों की वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर शी शेल से डेकोरेटेड मिरर्स रखे हुए हैं। कई सारे जो हैंगिंग्स होती हैं जो हम घरों में सजाने में उपयोग में लेते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। झूमर टाइप की जो चीज़ें हैं वो हैं, और जो शंख की वैरायटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो हर साइज़ का शंख आपको मिलेगा जो कि यहाँ समुद्र में नॉर्मली पाए जाते हैं। वो अगर आप चाहें तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। जो बजाने वाले शंख होते हैं जिन्हें पूजा में उपयोग लिया जाता है, उस तरह के शंख आपको यहाँ पर मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मुझे लगी वो है स्टारफिश, और ये स्टारफिश रियल है, यानी कि कोई ये डेमो नहीं है, कोई प्लास्टिक का नहीं है। जो रियल स्टारफिश होता है, तारा मछली, वो यहाँ पर डेकोरेटिव पीसेस की तरह मिलती हैं, जिन्हें अगर आप चाहें तो घर ले जा सकते हैं। वैसे डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, लेकिन कई सारी स्टारफिशेस हैं जिन्हें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि वैसे तो समुद्र में देखने मिलती है, लेकिन यहाँ पर शॉप्स पर ये मिलती है, तो ये ले जाना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप चाहें तो इस तरह की चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये शंख कच्चा है, समुद्र में ऐसे निकलता है। हाँ, इसकी झिलका है, अपने आप चल जाएगा। अच्छा, में ऑटोमेटिक चल जाएगा। अच्छा, इसको बजाने का भी इसी रहता है। बजने वाला तो बजने वाला भी है। तो आवाज देखिए। ऐसा इसी में बजने वाला है। भगवान कैसे बनाया ऐसे हो रहा है। कुछ इसकी काम नहीं करा, इसके अंदर कीड़ा रहता है, तो साफ करके रखा है। अच्छा, कुछ नहीं बनाया, भगवान के लिए बजाने के लिए इसी देता है। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कन्याकुमारी में आपको अच्छा भोजन कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर कन्याकुमारी मंदिर के पास में कई सारे ढाबे बने हुए हैं जो कि प्योर वेज हैं, और यहाँ पर अच्छा खाना बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल हो जाता है, जिसे आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं।
अब बात करें कि कन्याकुमारी घूमने के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो आपके लिए एक दिन सफिशिएंट होगा। एक दिन में आप कन्याकुमारी के सभी स्थानों को आराम से घूम सकते हैं। अब बात करें कि कन्याकुमारी में आपको कब घूमने आना चाहिए, तो यहाँ पर साल भर में आप कभी भी घूमने आ सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट सीज़न रहता है वो रहता है अक्टूबर से मार्च का, क्योंकि उस टाइम पर सर्दियों का सीज़न होता है, तो कन्याकुमारी में आपको थोड़ी कम गर्मी लगती है। और अगर आप यहाँ गर्मी या बारिश के सीज़न में आते हैं तो थोड़ी ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलेगा। वैसे अगर आप बारिश के सीज़न में यहाँ आना चाहते हैं तो वेदर चेक करके आएँ, ताकि आप अपने हॉलीडेज़ को आराम से एंजॉय कर सकें, क्योंकि कन्याकुमारी ज़मीन का आखिरी एरिया है और इसके बाद समुद्र ही समुद्र है। तो इस वजह से जब आप यहाँ आएंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ पर विंड की स्पीड काफ़ी तेज़ है। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कन्याकुमारी के लिए आप अपना टूर प्लान कैसे बना सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी स्वयं प्लान करें और सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि कोई भी अरेंजमेंट आपको स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और इन सभी बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी के लिए एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 5 नाइट्स 6 डेज़ का। इस टूर पैकेज में हमें एक लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली थी, जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए, और हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 22,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए टूर पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो इस सेम टूर का कॉस्ट आपको पड़ेगा 18,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर इस सेम टूर में आप 6 से 7 व्यक्ति आते हैं तो इस टूर पैकेज का कॉस्ट आपको और कम पड़ेगा, जो कि है 16,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता ये पैकेज आपके लिए पड़ेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब सीज़न टाइम चलता है तो इस पैकेज के रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, तो फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने काफ़ी इन्जॉय किया। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं, तो वहां से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है कन्याकुमारी और कन्याकुमारी घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।